रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें आरजे संदीप का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हाजिर हूं मन की आंखों से कार्यक्रम का एक विशेष कार्यक्रम लेकर के। विशेष इसलिए क्योंकि आज दिन भी बहुत विशेष है और संयोगवश आज ही के दिन हमारे इस प्रोग्राम का प्रसारण भी होता है। तो अब इतना विशेष तो मैंने बोल दिया, लेकिन वाकई में ये विशेष है क्या, चलिए बता देते हैं। आज है 4 जनवरी 2025 और प्रतिवर्ष 4 जनवरी को दृष्टिबाधित समाज, ऐसे लोग जो देख नहीं पाते हैं, वे साथी इसे विश्व ब्रेल दिवस के नाम से मनाते हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस ब्रेल लिपि के आविष्कारक हमारे मसीहा महामना लुई ब्रेल साहब की जन्म जयंती का दिन भी होता है। और आज पूरा दृष्टिबाधित समाज पूरे विश्व में लुई ब्रेल साहब की 216वीं जयंती मना रहा है। तो आइए इस अवसर पर मैं ज्यादा बोलूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे देश भर से जुड़े हुए साथी आज के इस विशेष दिन पर और मन की आंखों से के इस विशेष कार्यक्रम में अपनी आवाज के माध्यम से अपने शुभकामना संदेश या अपनी रचनाएं या फिर अपना कोई विचार व्यक्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आवाज देते हैं आदरणीय कुलदीप आजाद जी को, जो कि हरियाणा से, हिसार हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप सर, आप अपनी बात आज के इस विशेष दिन के अवसर पर कहें और बताएं हमारे सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को कि आज का दिन क्यों खास है। संदीप जी, धन्यवाद, आपने जो वक्त दिया। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं रेडियो मधुबन को, और आप भी एक सभी दृष्टिबाधित लोगों को एक मंच पर लाने का काम करते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। दूसरी ये कहना चाहेंगे कि पूरे दृष्टिबाधित समाज के लिए कि हम सब लोगों के लिए आज का दिन जो है बड़ा ही गौरवशाली है, क्योंकि आज के दिन हमारे मसीहा, हमारे महामानव श्री लुई ब्रेल जी का जन्म उत्सव है, जन्मदिन है आज, तो उसको मना रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे आप बताया कि कार्यक्रम में 216वां जयंती जन्मदिवस मनाया जा रहा है। मैं बता देना चाह रहा हूं कि जब 4 जनवरी सन 1809 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ, तो 200 वर्ष जब पूरे हुए 1809 से लेकर के 2009 तक, तो भारत सरकार द्वारा भी डाक टिकट जारी की गई और 2 रुपए का सिक्का जारी किया गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग लुई ब्रेल जी का जन्मदिन मनाते हैं, और हमारे लिए भी ये बड़ी सौभाग्यशाली चीजें रही है कि जो लुई ब्रेल जी ने लिपि बनाई वो हमारे लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम किया गया है। यदि मैं कहना चाहूँ कि ब्रेल लिपि ना होती तो मैं भी आज शिक्षा विभाग में कार्यरत ना होता, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्रेल लिपि ना होती तो शायद हम लोग किसी भी सेवा क्षेत्र में शायद जा पाते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ईश्वर का, लुई ब्रेल जी का। कहा जाता है कि कृतज्ञता से ही सफलता आती है, तो वाह, मैं क्या बात है। कृतज्ञता प्रकट करता हूँ महान मानव श्री लुई ब्रेल जी के लिए। और तो आजाद सर, चूंकि हमें और दोस्तों तक भी पहुंचना है और मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, आप बहुत संगीत के प्रति समर्पित भी हैं, तो चंद लाइनें अगर आज इस दिन पर गुनगुनाएंगे तो हमारे रेडियो मधुबन के श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसी पर आना चाह रहा था कि मैंने जी अभी पीछे उत्तराखंड में केदारनाथ का एक महा विनाश हुआ था, उस पर एक गीत आया था, तो उसी जी, की धुन लेकर के मैंने गीत लिखा था। क्या बात है, वाह जी। भला करे भगवान लुई का ब्रेल जिसने बनाई थी, भला आहा, करे भगवान लुई का ब्रेल जिसने बनाई थी, दूर किया सब अंधकार जीवन में ज्योत जगाई थी, दूर किया सब अंधकार जीवन में ज्योत जगाई थी। जय जय लुई बरेल,
तेरी जय हो लुई बरेल, जय हो लुई बरेल, जय हो लुई बरेल। तो ये बनाया था। क्या बात तो है सर, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही लाजवाब सर। और पूरा गीत आप अगर रचना है तो भेजिएगा, हम रेडियो मधुबन पर उसको भी चलाने की पूरी कोशिश करेंगे आज। मैं निश्चित रूप से इसे भेजूंगा और जी आप चलाएं। और मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूं आपका भी, और प्लस रेडियो मधुबन जो कि मन की आंखों से एक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे, और उसके लिए सारे अवसर देने का काम जो है मधुबन जी करते हैं और रिकॉर्डिंग कलम करता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास समय हो तो बने रहें, और भी चर्चाएं करते रहेंगे कार्यक्रम में। अब हमारे रेडियो मधुबन के इस विशेष कार्यक्रम में एक और विशेष मेहमान इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, भाई विनोद गढ़वाल। तो मैं विनोद गढ़वाल जी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा कि विनोद भाई आज इस अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों से सभी श्रोताओं का ज्ञानार्जन करें। भाई विनोद गढ़वाल। श्रोताओं, विनोद गढ़वाल जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, सुनिए विनोद गढ़वाल को। जी। आप सभी को रेडियो मधुबन पर सुन रहे तमाम श्रोता स्वीकार करें आरसी विनोद की ओर से सादर अभिवादन। साथियों, आज उस महामानव या दृष्टिबाधितों के मसीहा कहे जाने वाले लुई ब्रेयर साहब की 216वीं जयंती है, जिन्होंने हम सभी दृष्टिबाधितों को स्वावलंबी और स्वाभिमान बनाया है। यदि लुई साहब 4 जनवरी 1809 को फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुपरे गांव के समीप नहीं जन्मे होते तो हमारा जीवन क्या होता, कैसा होता, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। क्योंकि लुई साहब ने ही हम सबको आत्मनिर्भर बनाने का जो कार्य कर दिखाया महज 42 वर्ष की उम्र में, वह कोई नहीं कर पाता। सामान्य सा एक बच्चा हर सृष्टि में जिस प्रकार सृष्टि चलाने के लिए जन्म होता है, उसी प्रकार लुई ब्रेयर साहब का भी जन्म हुआ था। किंतु ईश्वर ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। देखते ही देखता है यह बच्चा अपने शैशव अवस्था को पार करता हुआ अपने चंचलता के साथ दिनों दिन उन्नति कर रहा था। किंतु अपने पिताजी के साथ उनके कार्य में हाथ बढ़ाने की ललक ने उनको एक दृष्टिवान से दृष्टिबाधित की ओर ले जाने का कार्य किया। हो सकता है यह परमात्मा की कोई अनुकंपा रही हो, क्योंकि यदि लुई साहब दृष्टिहीन नहीं होते तो आज ब्रेल लिपि का निर्माण नहीं होता। ब्रेल लिपि नहीं होती तो हम सभी किस हाल में होते, यह कहना मुश्किल है। क्योंकि लुई ब्रेयर साहब को बारे में कहूं तो सूरज को दीपक दिखाने के बारे में जैसा ही होगा, क्योंकि लुई साहब एक सूर्य थे और हम उसकी टिमटिमाटी लो के समान आज प्रज्वलित हो रहे हैं। बहुत बहुत खूब विनोद भाई, बहुत जबरदस्त। तो विनोद भाई, आज के इस दिन के बारे में आपने पहली बार कब जाना? जैसा कि सन्नी भाई आप जानते हैं कि मैं लेड ब्लाइंड हुआ हूं, तो जब मैं ब्लाइंड फील्ड में आया तभी उसके बाद जब मुझे ब्रेल लिपि का ज्ञान हुआ, उसके बाद मैंने लुई ब्रेयर साहब के बारे में जाना था। और 4 जनवरी 1897 को जो हमारा संस्थान है मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, वहां पर कार्यक्रम हुआ। तो 1997 जी, यानी कि लुई साहब के जन्म के लगभग 188 साल बाद, 190 साल बाद मुझे ज्ञान हुआ कि कोई लुई ब्रेयर साहब थे और उन्होंने इस लिपि का निर्माण किया था। हालांकि छोटे रूप में जब मैं स्कूल में गया था तब बच्चे बातचीत करते थे, लेकिन विस्तृत जानकारी मुझे उनके बारे में उसी कार्यक्रम के दौरान मिली। और प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को हम मनाते रहे हैं। यह जयंती है हम सभी के मसीहा की, और हम सभी को हर्ष उल्लास के साथ इस दिवस को एक महा उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने रेडियो मधुबन, जो कि विश्व के दुनिया के 140 देशों तक पहुंचता है, उसको साथ में लेकर हम सभी की आवाज पहुंचाई है। और लुई ब्रेयर साहब के विषय में जैसा मैंने कहा कि सूरज को दीपक दिखाना होगा, तो उनका बखान तो
1 घंटे में कर पाना बिल्कुल बहुत विनोद भाई, बहुत सही कह रहे हैं आप, मुश्किल है। निश्चित रूप से। जी जी और जी कई साथी भी अपने अपने विचार उद्गार इंतजार में हैं। जी जी जी। देना चाहते हैं, और तो आप मैं बने रहें, अगर जी समय है तो आप बने रहें साथ में। और अभी श्रोताओं, आपने दो लुई करीब ब्रेल करीब साहब को कह, मैं अपने सत सत नमन करता हूं व्यक्तिगत तौर पे और पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग क्लब भी हालांकि रिकॉर्डिंग का काम करता है, लेकिन हम इस ब्रेल लिपि को नहीं भूले हैं। मैं विद्यालय में पीजीटी टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूं, लेकिन अपने विद्यार्थियों को उस ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूं। और हम सभी का यह दायित्व होना चाहिए, हम सभी को आज के इस दिवस में यह संकल्प लेना चाहिए कि हम चाहे जितनी तकनीक आ जाए, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी हमें सशक्त बना दे, मगर हम अपनी मातृभाषा, अपनी मातृ लिपि ब्रेल को कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही भूलेंगे। तभी हम लुई ब्रेल साहब को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब विनोद भाई, बहुत खूब। तो श्रोताओं, आपने अभी हमारे करीब करीब युवा साथियों को सुना, कुलदीप जी को और विनोद भाई को। और जैसा कि विनोद भाई ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। हमारा नारा है, हमारा संकल्प है कि एक हाथ में कलम और एक हाथ में कीबोर्ड, कीबोर्ड कंप्यूटर वाला। तो तकनीक एक तरफ, ब्रेल एक तरफ, ब्रेल को नहीं छोड़ना है। अब दोस्तों, मैंने बात की युवाओं की, यानी पिछले 25-30 सालों की मैंने बात की आप सबसे, 40 साल मान लीजिए। लेकिन अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारे एक वरिष्ठ साथी आदरणीय रामावतार त्यागी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद हरियाणा से। और उन्होंने ब्रेल लिपि जब पहली बार देखी होगी, मुझे लगता है शायद 50-55 साल पहले उन्होंने ब्रेल लिपि को समझा होगा या जाना होगा। तो आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उस जमाने में ब्रेल का स्वरूप कैसा था और उनका परिचय ब्रेल के साथ कैसे हुआ। आदरणीय रामावतार त्यागी सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप आज लुई ब्रेल जयंती की सबको बधाई देता हूं, और रेडियो मधुबन जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संचालित है, और आप रिकॉर्डिंग क्लब की संदीप जी की टीम को मैं पूरी तरह से मतलब बधाई देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम मतलब संयोजन किया इसका। और मैं जो बताता हूँ कि लुई ब्रेल के विषय में, तो मैं 1972 में जब विद्यालय में गया, उसके बाद जब पढ़ाई करी तो पता चला कि हमारे अक्षर होते हैं जो हाथ से पढ़े जाते हैं। किंतु ये जब अगले बार जो 1973 में जब 4 जनवरी आई, तो तब कहते हैं आज लुई ब्रेल डे है। मैंने कहा ये क्या होता है भैया? कहते कि जो जिन्होंने हमारी पढ़ाई चलाई थी उनका जन्मदिन है ये। मैंने कहा अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे बच्चे कहते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, अच्छा लुई ब्रेल जी का हैप्पी बर्थडे है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हमें बहुत उत्सुकता हुई। मैं कहा यार, जैसे सबके जन्मदिन होते हैं, ऐसे जिन्होंने हमारी पढ़ाई चलाई उनका भी जन्मदिन है, बहुत खुशी की बात है। तो ये जो लुई ब्रेल का जन्मदिन मैं जब से ही जानता हूँ, 73 से जयंती को। फिर जैसे हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने लगे तो अंदर बड़ी जागृति हुई, अरे यार ऐसे महान व्यक्ति संसार में हुए जिन्होंने ऐसी पढ़ाई चला दी कि जो हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, रामायण भी पढ़ सकते हैं। भाई बहुत धन्यवाद। और ईश्वर संसार की जब सृष्टि चलाता है और स्वयं अवतार लेता है, अपनी विभूतियों को भेजता है, तो जो हमारे देखो ये तो कर्म के अनुसार है कि दृष्टिबाधित भी एक संसार में है भाई। उसके बाद उनमें भी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने मतलब ऐसी पढ़ाई चलाई जिससे हम पढ़ सके, और बड़ी उत्सुकता हुई। और यानी जैसे जैसे मैंने ब्रेल को पढ़ना सीखा और मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ता गया, तो लुई ब्रेल जी के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। और ये वो कहीं भी हुए हो, देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ईश्वर एक देश का नहीं है, परमात्मा एक भाषा का नहीं है, और एक देश का नहीं है, और एक जाति का नहीं है। तो विश्व में जहां भी मानव है, मानव क्या जीव चराचर जितने भी हैं, सब में उस परमात्मा का अंश है, और वही परमात्मा विभिन्न रूपों में आता है। तो लुई ब्रेल जी के एक ईश्वर के अंश ही थे, जो कि मतलब फ्रांस में पैदा होने के पश्चात पूरी दुनिया में उनका मतलब अस्तित्व है और रहेगा। किंतु मुझे एक दुख की बात ये लग रही है कि आज की कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं कि जो इस ब्रेल को अवॉइड करते जा रहे हैं, मतलब यानी कि उसको मतलब यानी छोड़ते जा रहे हैं। अब मैं उनसे ये कहता हूँ कि यदि जो ई पुस्तकें पढ़ते हैं हम लोग, जो साइटेड लोग हैं, ई पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वो तो आंख से पढ़ते हैं ना। तो हमने यदि ई पुस्तकें हमें सुनी तो वो बात तो नहीं हुई। हम भी ई पुस्तकें पढ़े तो हाथ से पढ़े, यानी जो आजकल टेक्नोलॉजी आ रही, जो हमारे मित्र समर्थ हैं और जो ऐसे उपकरण खरीद सकते हैं, तो वो तो पढ़ सकते हैं ना उसको हाथ से। तो यदि
हमने उनकी प्रतिस्पर्धा करनी है साइटेड लोगों की, तो वो तो ये पुस्तक आंख से पढ़ेंगे, भले ही चाहे वो कागज से ना पढ़े, किसी डिवाइस से पढ़े, तो हम उसको सुने क्यों? हाँ, सुनने का काम अलग है, वो माध्यम अलग है, जैसे रिकॉर्डिंग है और कोई चीज मतलब व्यक्ति रिकॉर्डिंग करके भेज रहा है, वो अलग चीज है। किंतु हम उसको सुनने के बजाय हम भी तो पढ़ें। यदि हम समर्थ नहीं है तो ब्रेल से पढ़ें, हाथ से, कागज से, और नहीं यदि हम समर्थ हैं तो ऐसे ऐसे उपकरण ले जो हम हाथ से पढ़ें, क्योंकि अपने पढ़े बगैर कोई चीज का पता नहीं चलता। क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कई चीज ऐसी है, अंग्रेजी और संस्कृत विशेष ऐसी चीजें हैं जिनमें एक एक अक्षर से स्पेलिंग बदल जाती है। अंग्रेजी में कई चीजों का स्पेलिंग, उच्चारण कुछ और होता है और स्पेलिंग कुछ और होती है। संस्कृत में एक बिंदी से अक्षर बदल जाता है, रूप धातु बदल जाते हैं। तो जो हम अपने हाथ से पढ़ेंगे वही हमारी अपनी पढ़ाई, वही हमारा मतलब विश्वास हमें जब भी होता है कि हमें स्पेलिंग हमारी सही है। तो लुई ब्रेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यदि वो ना होते तो हम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। और मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं उनके प्रति। भाई यही मेरी विचार है, बाकी हमारे और मित्र कुछ कहेंगे, मैं उनको सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्यागी सर। तो श्रोताओं, आपने कुछ पुराने समय के भी अनुभव लिए। अब एक बार फिर से हम जो बार बार बात एक हो रही है कि आजकल की आधुनिक पीढ़ी थोड़ा ब्रेल से दूर होती जा रही है, तो देखते हैं वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई भानेराम, राजस्थान से ही, सीकर राजस्थान के निवासी हैं। तो मैं चाहूंगा कि भानेराम इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। सभी को नमस्कार। रेडियो मधुबन सुन रहे सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। मैं भानीराम, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन को कि जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया महान लुई ब्रेल जी की जयंती पर। जैसा कि आदरणीय संदीप जी सर ने कहा कि कितनी सच्चाई है कि आजकल की पीढ़ी ब्रेल से दूर होती जा रही है। तो जी सर, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। जबकि मैं यदि सही बताऊं तो मेरे खुद को भी ब्रेल का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब मैं ब्लाइंड फील्ड में आया सर, मैं ब्लाइंड फील्ड से जुड़ा 2019-20 में। पहले मैं नॉर्मल फील्ड में था, नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था। तो उसके बाद जब मैं ब्लाइंड स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि घर वालों ने भेजा नहीं पहले ब्लाइंड स्कूल में, तो मेरे पास जब नॉर्मल स्कूल में था तो ब्रेल की किताबें आती थी गवर्नमेंट की तरफ से, सर्व शिक्षा अभियान की ओर से। तो उस किताबों पे जब वो टिमकियाँ जैसी थी, तो मैंने सोचा ये कैसी होती होगी। तो मैं उनके स्पर्श करके उन सारी टिमकियों को गिनता था। मैंने कहा इनको गिनकर पढ़ना होगा। लेकिन उसके बाद जब मैं 2020 में ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लिया, जब मुझे इन लुई ब्रेल जी के बारे में पता चला और ब्रेल लिपि के बारे में पता चला। लेकिन जब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने लगभग 9th-10th में ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लिया, तो मुझे दुख इस बात का है कि मैं ब्रेल सीख नहीं पाया। और अभी भी मेरी साथी ऑडियो बुक ही बनी हुई है और मैं ऑडियो बुक के माध्यम से ही मेरी एजुकेशन कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। लेकिन जब इनके बारे में जाना और जन्मदिन आता है लुई ब्रेल साहब का, तो बहुत ही खुशी होती है कि इनके माध्यम से आज जो नेत्रहीन है वो अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, सब बातें। लेकिन मुझे बस अफसोस है कि मैं इस ब्रेल को नहीं सीख पाया। जी सर। तो भानेराम, क्या आज इस अवसर पर आप ये संकल्प ले सकते हैं कि अगली 4 जनवरी से पहले आप ब्रेल सीख लेंगे? हाँ सर, मैं संकल्प ले सकता हूँ और मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं सीख नहीं पाया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सीखूंगा जरूर, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। मैंने एक बार हमारे सर को भी कहा था, क्योंकि जब ब्लाइंड स्कूल्स में जो एग्जाम होते हैं तो वो ब्रेल के माध्यम से होते हैं, तो वहाँ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो मैं सीखूंगा जरूर, भले मुझे कितना ही टाइम लग जाए। जी सर, मैं सीखूंगा जरूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये आपका एक तरह से सच्चा प्रेम हो सकता है, सच्चा समर्पण हो सकता है महान लुई ब्रेल के प्रति आज के इस अवसर पर। तो धन्यवाद भानेराम, आप जुड़े इस कार्यक्रम में और आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। अब हमारे साथ राजस्थान से ही एक और साथी जुड़े हुए हैं, भाई सुनील। मैं चाहूंगा कि सुनील इस अवसर पर अपने विचार जी नमस्ते जी सर। नमस्ते जी सर, आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए, आप सीधा बोलिए। जी सर, पहले तो तमाम श्रोताओं को और संदीप सर को एवं अपने व्यक्तिगत रूप से सभी सुनने वाले लोगों को लुई ब्रेल जी की 216वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और
इनका जन्म 4 जनवरी 1809 फ्रांस के अंदर हुआ और महज 3 साल की उम्र में जब उनके पिताजी एक औजार का काम कर रहे थे तो उस दौरान उनकी आंखों में ये मतलब एक दुर्घटना घटी। तो धीरे धीरे 8 साल की उम्र आते आते उनकी पूरी तरह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और महज 25 साल की उम्र में उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और 42 साल की उम्र में 1851 में वे मतलब टीबी की बीमारी से वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। सुनील, आज जी सर। आप किस तरह से मना रहे हैं इस दिन को, जरा ये बताएं हमारे सुनने वालों को। सर इस दिन को हम इस तरह से मना रहे हैं कि सर बहुत खुशी होती है कि आज उनकी जयंती है और इतिहास में नाम इसी तरह से हमेशा उनका अमर रहेगा और तमाम दृष्टिबाधित लोगों को उनके पद चिन्ह पे चलते हुए अपने अपने स्तर पे जितना हो सकता है, जैसे आप मतलब सर योगदान देते हैं और या जिस तरह से और भी लोग योगदान देते हैं, तो इस तरह से हम सबको यानी उनसे प्रेरणा लेते हुए और अपने दृष्टिबाधित समाज में जो एक नकारात्मक सोच है लोगों की, तो उनको मात देनी चाहिए और अपने अपने स्तर पे मतलब महान कार्य करना चाहिए सर। चलिए, धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, रेडियो मधुबन के साथ अपने विचार साझा करने के लिए। तो दोस्तों, तन्नी भाई, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद जी एक करेक्शन करना चाहूंगा। सुमित जी ने जैसा कहा, तो लुई ब्रेल साहब का जो स्वर्गवास हुआ था वो 6 जनवरी 1852 को हुआ था। 43 वर्ष की आयु में ही, अल्प आयु कह सकते हैं हम, जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था। लेकिन हम सबके लिए जो वरदान वो देकर गए हैं, उसी की बदौलत आज हम इस मंच पर, इस जगत में अपना स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। तो 1852 में उनकी मृत्यु हुई थी। धन्यवाद जी, धन्यवाद विनोद भाई। तो श्रोताओं, मैंने जैसा कि आप सबसे कहा कि आज देश भर के तमाम साथी अलग अलग स्थानों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब चलते हैं सीधा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से हमारे साथ अभिजीत देशमुख जी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभिजीत जी अपने विचार व्यक्त करें, अपने बारे में बताएं और थोड़ा सा ब्रेल लिपि को कितना जानते समझते हैं या कितना उपयोग करते हैं, इस बारे में बताएं। जी अभिजीत जी। पहले तो सबको नमस्ते और ब्रेल सर की जयंती के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। वैसे तो इस फील्ड में हम बिल्कुल नया हूँ मैं इस फील्ड में, क्योंकि मैं लेग ब्लाइंड हूँ। मेरा पूरा एजुकेशन साइटेड में हुआ है ग्रेजुएशन तक, और नौकरी भी मेरी लगभग 10 साल तक मैं साइटेड था तभी कर रहा था। अभी जस्ट 2 साल से मुझे विजन का इशू हो रहे थे, तो इसलिए मुझे ब्रेल तो बिल्कुल आती नहीं। मैं सीखने का है मुझे, और उसके लिए प्रयास तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा ऑफिस वर्क के वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं सकता हूँ। ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म रहेगा तो मैं जरूर उसके लिए प्रयास करूंगा, अगर सीखने के लिए। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत जी, बहुत अभी मैंने सुना सबसे कि उन्होंने सिर्फ 43 साल की उम्र उनको नसीब हुई, लेकिन मुझे लगता है कि वो अगले 4300 साल और उससे भी ज्यादा साल तक वो जीवित रहेंगे हमारे उनसे। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऐसे तो हमें लग रहा है कि 4000 कम से कम तो उतना साल तो रहेंगे वो, क्योंकि जी सबके लिए बहुत बड़ा वरदान उन्होंने दिया है, सबके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण जी मिला है। और सर एक मिनट माफी चाहूंगा सर मैं जी। सर एक चीज अपने बारे में और बताना चाहूंगा कि सर ईश्वर की असीम कृपा है, और दूसरी कृपा मेरे स्वर्गीय गुरु राजकुमार जी सर कि उन्होंने मुझे अच्छे से ब्रेल लिपि सिखाई, और आज मैं उनकी ईश्वर की वजह से और अपने गुरुजनों की वजह से इस मुकाम पर। और सर हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखने में, मैथ, तो ब्रेल लिपि में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। तो अभी मैं आपने आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके माध्यम से अगर हम कुछ सीखने के लिए कोई अगर अवसर मिल सके हमें, तो जरूर मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। जी देशमुख साहब, भानेराम और आपकी बातें सुन करके ही अभी मेरे दिमाग में, मेरे इस तूफानी दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। मुझे लगता है ऑनलाइन कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना चाहिए जिसमें हमारे मित्र कहीं भी हों, वो जो लेट ब्लाइंड हैं खासकर, और जिनके अंदर ललक है ब्रेल सीखने की, वो सीख सकें। तो बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम से ही शायद ये कोई नई राह या कोई नई
गतिविधि निकल करके सामने आए, ऐसा हो सकता है। खैर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमको दोस्तों, हमको 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 ये करने के लिए आपने प्लेटफॉर्म पैदा हमको अवसर दिया, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद है। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद देशमुख साहब जी। तो श्रोताओं, अभी आपने अभिजीत जी को सुना, और अब भाई तमाम जगह हम जब जा रहे हैं तो देश की राजधानी को कैसे छोड़ सकते हैं, देश की राजधानी को कैसे भूल सकते हैं। और देश की राजधानी से हमारे साथ, यानी दिल्ली से हमारे साथ पटना बिहार निवासी भाई दीपक जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि दीपक आज इस अवसर पर रेडियो मधुबन के इस विशेष मन की आंखों से कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करें। और रेडियो मधुबन श्रोताओं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जी दीपक भाई। जी, सबसे पहले रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें, दीपक की ओर से नमस्कार, मैं दिल्ली से। और आज लुई ब्रेल जयंती मना रहे हैं, तो आज लुई ब्रेल साहब को भी प्रणाम करता हूं। और महान आत्मा जिन्होंने हमें 6 बिंदु में सब कुछ सिखा दिया, वो हमेशा अमर रहेंगे जब तक ब्रेल हम सीखते रहेंगे। और ब्रेल का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं वो कभी हम भूलते नहीं है। मैंने ये गौर किया है। मैं सबसे पहले ब्रेल सीखा था 2008 में एक दोस्त के माध्यम से, और 2008 में हमारे यहाँ ट्रेनिंग हुई थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत पटना में ही। तो वो लोग आए थे हमारे गांव में और ढूंढने ब्लाइंड को, और वो हमें ले गए थे वहाँ ब्रेल सिखाने के लिए। तो मैं सीखा था। उसके बाद 2009 में दिल्ली स्कूल में आया, वहाँ भी ब्रेल सीखा। तो धीरे धीरे अभी भी मैं टीचर हूँ और ब्रेल के माध्यम से पढ़ाता हूँ। और हालांकि ब्रेल का यूज़ कम हो गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी अभी भी टेक्निक के थ्रू भी ब्रेल का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे ऑर्बिट रीडर है, और भी तमाम ब्रेल वन है, तमाम ऐसे डिवाइस हैं जिसको हम ब्रेल के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। तो आज तमाम जगह पे दिल्ली में भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ, सेवा कुटीर में प्रोग्राम होने वाला है, जो छात्रावास सेवा कुटीर का है वहाँ पे। तो आज फिर से एक बार लुई ब्रेल साहब को सत सत नमन करता हूँ। उनके लिए तो जितना कहो उतना कम है, क्योंकि अगर वो शायद नहीं होते तो हम भी यहाँ पे नहीं होते। तो धन्यवाद। बिल्कुल ठीक का दीपक भाई। तो ये जरा बताएं कि भाई देश की राजधानी में आज दृष्टि दिव्यांग साथियों के बीच में क्या माहौल है आज के इस दिन पर? जी, मैं आपको बताऊं, कल से ही कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, जैसे कि AICB और सेवा कुटीर में काव्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसके बाद आज लुई ब्रेल जयंती मनाया जा रहा है AICB में भी, और सेवा कुटीर में, और तमाम जगहों पे दिल्ली में भी मनाया जा रहा है। तो यही माहौल है और काफी लोग उत्साह से मना रहे हैं। जी जी दीपक भाई, तो धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। और अब हमारे बीच में ऋषि राज भी जुड़े हुए हैं। तो ऋषि राज अपने विचार व्यक्त करें, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं भाई ऋषि राज भी। थोड़ा अपने बारे में बताएं और आज के इस दिन पर अपने विचार व्यक्त करें। ऋषि राज, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबनी और महामानव लुई ब्रेल साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, मैं लुई ब्रेल साहब के विषय में एक ब्रेल लिपि का एक होता है कि सब पूछते हैं ब्रेल लिपि में कौन सी भाषाएं होती है और कैसे लिखी जाती है, तो बस वही परिचय एक छंद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्या बात है, वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले एक दो दोहे सुनिए आप कि दिव्य दीप की ज्योत से मिलती दृष्टि महान, वंदन गुरु को मैं करूं, गुरु है सागर ज्ञान, क्योंकि हमारे गुरु हैं लुई ब्रेल साहब। और है सशक्त दिव्यांग जन, निशक्त की क्या बात है, सशक्त दिव्यांग जन निशक्त की क्या बात, ज्ञान दीप से दिव्यता आप कराएं ज्ञान, ज्ञान दीप से दिव्यता आप कराएं ज्ञान। और देखिए परिचय ब्रेल लिपि का कि 6 बिंदु में है समाए, 6 बिंदु में है समाए, ब्रेल लुई जी बनाए, दीप ज्ञान का जलाए ऐसी लिपि आपकी। 6 बिंदु में है समाए, ब्रेल लुई जी बनाए, दीप ज्ञान का जलाए ऐसी लिपि आपकी, जादू की कलम भाई ना कोई दवादशाही, जादू की कलम भाई ना कोई दवादशाही, छवि जादू की कलम भाई ना कोई दवादशाही, छवि अक्षर की उभारे ऐसी लिपि आपकी, छवि अक्षर की उभारे ऐसी लिपि आपकी।
क्या बात है। और देखिए, लिख जाती हर भाषा, लिख जाती हर भाषा, पूरी होती मन आशा। लिख जाती हर भाषा, पूरी होती पूरी मन होती आशा। मन आशा। जी। मन भावों को निखारे ऐसी लिपि आपकी, मन भावों आपकी, को वाह। निखारे ऐसी लिपि आपकी। और जी। हे नमन जी आपको, हर लिया संताप को। हे नमन जी आपको, हर लिया संताप को, समाज में स्थान पाए ऐसी लिपि आपकी। बहुत क्या बहुत बात है, धन्यवाद। वाह 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 ऋषि भाई, बहुत खूब। आपने तो माहौल बदल दिया, बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने बारे में बताया नहीं ऋषि आपने। सर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का हूँ, भोपाल के पास जी जो जिला है। जी। और मैं अभी शिक्षा विभाग में भृत्य के पद पर कार्यरत हूँ। और मैंने डॉक्टर हेलन केलर हाई सेकेंडरी स्कूल इंदौर से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। और ब्रेल लिपि का ही आज ये कमाल है कि मैं यहाँ तक आज पहुंच पाया हूँ। लुई ब्रेल साहब की आशीर्वाद, उनकी इस लिपि के माध्यम से। ब्रेल लिपि का ही दिव्यांगों के जीवन में, हम ब्लाइंडों के जीवन में बहुत ही अमूल्य योगदान है। जी, बहुत खूब। तो ये जो पंक्तियां अभी आपने बोली, ये आपकी लिखी हुई है या कहीं और आपने पढ़ी थी? जी हाँ, स्वरचित। स्वरचित है, वाह, ये तो और अच्छी बात। बहुत जी हाँ, स्वरचित। चलिए, धन्यवाद ऋषि। और चलिए, आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, और यूं ही कुछ न कुछ अपनी लेखनी से करते रहिए, समाज को जगाते रहिए। धन्यवाद ऋषि राज। तो साथियों, अब चलिए, तो एक सामी हमारे साथ, आप भी अपने विचार व्यक्त करें। नमस्ते सर, मैं साम्राज्ञी बात कर रही हूँ राजकोट गुजरात से। और साम्राज्ञी जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बताइए साम्राज्ञी जी। मुझे 2-3 बिंदुओं पर बात करनी है। पहला तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम ब्रेल वर्सेस टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं ना, वो वर्सेस एक्चुअली है ही नहीं। जैसे आपने बताया कि एक हाथ में कलम और एक हाथ में कंप्यूटर का कीबोर्ड। जी। तो मैं इस बात को 100% मानती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा मतलब अभी पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, सेकेंड टाइम मैंने पाली ग्रेजुएशन लिया, तो मैंने तब भी अपने नोट्स वगैरह में ब्रेल में ही प्रेफर करती हूँ। मैंने तो कुछ भी आज तक, मेरा इंग्लिश में भी MA BEd हुआ, मैंने सारी पढ़ाई ब्रेल में ही की है। और मेरे पास कभी ऑर्बिट रीडर था, तो मुझे ई बुक पढ़ने का शौक नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इससे आसानी से साहित्य उपलब्ध हो जाता है, चाहे ध्वनि मुद्रित साहित्य हो या ई बुक हो। पर ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर रिकॉर्डेड या ई बुक पढ़ते हैं तो कंटिन्यूअसली पढ़ने की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत रहती है, सर दर्द वगैरह की। तो मैं क्या करती हूँ कि ऑर्बिट को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके डिवाइस से, और फिर मैं ब्रेल में पढ़ती हूँ। तो इससे भाषा का भी अब साम्राज्ञी जी, चूंकि ऑर्बिट रीडर का जिक्र चला है, तो रेडियो मधुबन के हमारे जो श्रोता हैं वो जानना चाहेंगे, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें ऑर्बिट रीडर के बारे में संक्षेप में। हाँ, मैं इस पे आ रही हूँ कि मतलब, तो इससे ये फायदा होता है कि हमारी भाषा भी शुद्ध होती है। अब ऑर्बिट रीडर का ये है कि मेरे पास जो ऑर्बिट रीडर है उसमें मतलब बेसिकली ये ब्रेल डिस्प्ले है, जैसे हम टच स्क्रीन हमने देखा है जी। तो इस तरह से हमारे पास ये डिवाइस है जिसमें ब्रेल डिस्प्ले है बेसिकली जी। उसमें हम ब्रेल में नोट्स बना सकते हैं। ये बेसिकली TXT और BRF जैसे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। एट प्रेजेंट मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा ऑर्बिट जो है वो पिछले साल चोरी हो गया था एक्सीडेंटली। तो अभी मैंने नया ऑर्बिट अप्लाई किया है। तो शायद C सीरीज के बाद जो चेंजेस आए हैं वो मुझे नहीं पता। तो उसमें फिर अलार्म का सिस्टम भी दे रहे हैं वो लोग, प्लस आप जो नोट्स बनाते हैं वो इसमें सेव रहते हैं। BRF फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है, लाइक ब्रेल रेडी फॉर्मेट जिसको बोलते हैं। तो PDF को आप TXT में कन्वर्ट करके फिर जो डक्सबरी ब्रेल ट्रांसलेटर से आप करते हो, तो उससे BRF में फाइल क्रिएट हो जाती है। कुछ लोग करवाते हैं तो कहीं से अवेलेबल होती है तो पढ़ते हैं, नहीं तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके या ऐसे BRF फाइल आप आराम से इसमें कॉपी करके, मेमोरी कार्ड होता है इसके अंदर, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली 6 डॉट्स होते हैं और बैक स्पेस, एंटर और स्पेस बार का कीज भी होती है। लाइन चेंजिंग के लिए सिस्टम होता है अगर आप रीड कर रहे हैं तो। और अगर आपको बार बार रीड करने के लिए लाइन चेंज नहीं करना है तो आप ऑटो स्क्रॉल भी कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड के हिसाब से आप लाइनिंग के लिए लाइन कब चेंज हो ये सेट कर सकते हैं, और इस हिसाब से लाइन अपने आप चेंज होती रहती है और आप पढ़ सकते हैं। और एक बार में 20 सेल ऊपर आते हैं,
मतलब 20 सेल में जितना मटेरियल आ सके, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, तो बार बार किसी को 3-4 शब्द के बाद स्क्रॉलिंग करना, लाइन चेंज करना अच्छा ना लगे तो ऑटो स्क्रॉल भी कर सकता है। तो ऐसी सिस्टम्स हैं, और मुझे आज तो हालांकि दूसरे भी डिवाइसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लाइक फॉरेन डिवाइसेस है, प्लस थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, बट मेरे हिसाब से ऑर्बिट रीडर इसलिए ठीक है क्योंकि वो थोड़ा हमारे बजट में, और आजकल तो व्हाट्सएप के द्वारा इसको सब्सिडाइज रेट में दिया जा रहा है, तो 47,000 का डिवाइस हमें 15,000 में मिल रहा है। तो किसी का अगर इंटरेस्ट है तो उन्होंने ऑर्बिट रिसर्च सपोर्ट की टीम से वो इंफॉर्मेशन लेकर के उसे खरीदना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि बुक की अवेलेबिलिटी और उसको संभालना वगैरह अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको भी सब्सिडाइज रेट में आप खरीद कर अपनी ब्रेल की वाचन की, मतलब रीडिंग की अपनी प्यास को, भूख को आप संतुष्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल, बहुत खूब। तो श्रोताओं, अभी जिस तरह से मुझे जी कहनी है, मतलब आधा मिनट लूंगी, कि हम यूजुअली ये मानते हैं कि ब्रेल जो है वो एक बार मुझे आ गई तो फिर मैं विश्व की कोई भी भाषा पढ़ सकती हूँ, पर मुझे अपने अनुभव से ये लगा है कि .13 है फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो गुजराती या हिंदी में क है, और वही इंग्लिश में जो है वो के है उसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन अगर वही जापानीज में चला जाएगा तो जापानीज में क या के नहीं है, वो का है, लेकिन उसका डॉट जो है वो 13 नहीं है, 16 है, और ये 13 जो डॉट है वो ना बन जाता है। मतलब मेरा ये है कहने का कि ब्रेल में नंबरिंग सिस्टम है वो यूनिवर्सल है, इसके अलावा अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से लिखने के स्टाइल्स अलग है ब्रेल के। तो ये काफी गहरी बात बताई आपने। जी 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 बिल्कुल। तो ब्रेल, आई लव ब्रेल, मुझे गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी भाषा और ब्रेल के अलावा मुझे जापानीज ब्रेल भी आती है, इंटरेस्टेड हूँ मैं इसमें। धन्यवाद, और आप सबको दोबारा से मेरी तरफ से इस प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट कर देने के लिए धन्यवाद, और सबको लुई ब्रेल जयंती की, विश्व ब्रेल दिवस की खूब 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 मंगल कामनाएं, सबका मंगल हो। जी बहुत धन्यवाद सामराग्नि जी। तो श्रोताओं, जिस तरह से आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट देखते हैं अपने फोन में, इसी तरीके से BRF में यानी ब्रेल रीडिंग फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट भी हो जाते हैं आजकल, और उसको जो एक डिवाइस का नाम बताया ऑर्बिट रीडर 20, उसकी मदद से बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब इसका कारण क्या है कि ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तकें बहुत बल्की होती हैं, बहुत भारी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, उनको स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐसे में जो शुरू में हमने बात की थी कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग जिस तरीके से ग्रहण करते जाएंगे, या वो सर्व सुलभ होगी सबके लिए, अगर वो आसान होगी, तो ये जो थोड़ी सी ब्रेल लिपि के प्रति आज की पीढ़ी में जो उदासीनता है वो कुछ कम होगी, क्योंकि अब तकनीक का ज़माना है और ब्रेल लिपि से संबंधित सुविधाएं अगर तकनीक के माध्यम से मिलने लगे तो हमें लगता है कि ब्रेल लिपि का भविष्य बहुत उज्जवल है। जी, तो इस अवसर पर आदरणीय सर, मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा। जी, आपने पूछा था ये स्वरचित रचनाएं, तो मैं अभी फिलहाल में एक साहित्यकार हैं श्री दिनेश भोपाली जी, उनके मार्गदर्शन में ये रचनाएं सीख रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने ऋषि? श्री दिनेश भोपाली जी। दिनेश भोपाली जी, वाह, बहुत खूब। तो बहुत वो मेरे गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में ये रचनाएं मैं सीख रहा हूँ। चलिए, तो अजय जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जायसवाल अगर यहाँ पर अपनी बात कहें तो हमें बहुत खुशी होगी। आप जरा बताएं आज के दिन के महत्व के बारे में, किस तरह से आप अपनी शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं और कहाँ से आप जुड़े हैं हमारे साथ। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। मैं बेसिकली रांची से हूँ सर, और जी जी, झारखंड पहुंच गए मतलब अब हम। जी जी, मेरा नाम अनिल कुमार जायसवाल हुआ। लास्ट टाइम मैं ब्रेल लिपि को जो जाना समझा, और ब्रेल लिपि का ही देन है जो आज हम अपने आप को बैंक में पाते हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर देखा जाए तो मैं लीड ब्लाइंड हूँ, और ब्रेल की महत्ता कहूँ या भूमिका कहूँ अपने लाइफ की, तो जब मैं साइटेड था उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ब्रेल लिपि क्या है। और 2004 में मेरी आंखों की रोशनी गई। 2007 में जब मैं ब्रेल को जाना ब्लाइंड स्कूल में जाने के बाद, तो
ब्रेल इवन मतलब ऐसा मुझे लगता था कि इसको मैं कैसे याद कर पाऊंगा। तो मैंने अपनी स्कूल में बहुत सारे बच्चों को देखा कि बहुत सारे मतलब ब्रेल के बुक्स हैं, उसको वो पढ़ रहे हैं, फिर लिख रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि ब्रेल कैसे सीखा जाए। तो आज ये लुई ब्रेल दिवस हम लोग 216वीं जयंती मना रहे हैं। तो हमारे लुई बाबा कहूँ या हमारे दाता कहूँ, उनको मैं सच सच नमन करता हूँ और कहना चाहूंगा कि मैं वो ब्रेल को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में दिन और रात करके सीखा था। और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा रहा था कि मेरी जो अथक प्रयास थी, मेरे सीनियर जो थे वो मुझे सिखाए थे कि ब्रेल आप ऐसे सीख सकते हो। और मैं अपना ट्रिक एक इजाद किया था कि ब्रेल कैसे सीखा जाए। हम लोगों को पता है कि ब्रेल में 63 सिंबल होते हैं, मतलब ऑल टोटल मार्क जो है 63 का होता है। तो इसको कैसे नोटेड अपने दिमाग में किया जाए। तो एक भैया ने मुझे बताया कि अब 1 नंबर डॉट से अगर ए होता है तो आप मुझे बताओ कि ब्रेल में और कितने डॉट बच गए, कितने डॉट के पूरे होते हैं। तो मतलब 6 डॉट होते हैं एक सेल में। तो मैंने बोला ठीक है 6 डॉट होते हैं, तो 1 डॉट से ए हुआ तो बाकी जितने भी डॉट हैं उसके भी एक ये अल्फाबेट हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे स्वर हो, है ना, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, ये सब उन्होंने बताया हमको। मतलब कि क्या बात कर रही है। उसके बाद मैं अपना ट्रिक बनाया, ए से 1 डॉट ए हो गया, बाकी जो बचा है 2 3 4 5 6 हिंदी में टा हो गया, इंग्लिश में अगर जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन अगर लेते हैं तो विथ हो गया। तो ऐसा मैंने ट्रिक बनाया और ब्रेल मैंने सीखा। तो आज ब्रेल का ही देन है जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं अभी बैंक में तो हूँ, लेकिन मेरे अध्ययन जारी है, मैं पीएचडी परसुइंग हूँ। और आप लोगों को मैं आज का दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद करता हूँ सभी को। जय तो अजय भाई थोड़ा सा हमें बताएं कि आप मूल रूप से रांची के हैं? हाँ, मैं रांची से हूँ। रांची तो आपके यहाँ विशेष विद्यालय है कोई? वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्कूल है या रांची? जी हाँ है सर। तो वहाँ आजकल कभी अगर आपका संपर्क होता हो, बातचीत होती हो, तो बच्चों के मन में क्या रुझान है ब्रेल लिपि को लेकर के, थोड़ा सा इस पर भी बताइए। सर हमारी स्कूल जो है वो ब्रेल से ही, मतलब प्राइमरी जो शिक्षा है वो ब्रेल से ही देते हैं, इवन 10th तक। और हमारे शिक्षक एक अच्छे शिक्षक थे, अभी वो लास्ट 2024 सितंबर में ही डेथ कर गए। वो सिखाया करते थे और बच्चों में बहुत ज्यादा जागरूकता है ब्रेल को लेकर के। ये रिकॉर्डिंग वगैरह ज्यादा, जब मैं 2013 में वहां से पास आउट किया हूँ मैट्रिक, उस समय तक जो कल्चर था कि नहीं ब्रेल से ही आपको नोट्स बनाना है, क्लास में ब्रेल से नोट्स बनाए जाते थे। बुक्स अवेलेबल नहीं होता था, तो कुछ बुक्स हमारे लिए रोहिणी से आता था, NIVS से भी आता था, लेकिन हम लोग जितने भी नोट्स है वो ब्रेल से ही बनाते थे। तो बच्चों में बहुत ज्यादा रुझान है ब्रेल को लेकर के। बहुत खूब जी। तो अजय भाई आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। और सुरेंद्र तिवारी सर जुड़ गए। जी सर, जी अपनी बात कहें सर, स्वागत आपका। मैं सुरेंद्र तिवारी हूँ भोपाल से, और मैं बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा अधिकारी के पद पर से अभी 2023 में रिटायर हुआ हूँ। तो ब्रेल लिपि के जब मैं वहाँ अपने ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाता था, तो पहले ब्रेल लिपि के माध्यम से मैं अपनी तैयारी करके जाता था और उसके बाद ही जो है मैं क्लास में पढ़ाता था। और जितना मेरे से बना, मैंने अभी तक मेरा प्रयास रहता है कि मैं ब्रेल लिपि का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करूं। तो ये है। और मतलब जो भी मेरी पढ़ाई ब्रेल के माध्यम से हुई है, और आज भी चाहे जितनी भी तकनीक आ गई हो, लेकिन ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। जिस तरह से कि एक साइटेड बंदे को अगर आप कुछ भी सुनने के लिए दे दें, लेकिन उसको जब तक वो खुद नहीं पढ़ेगा तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से जो है ब्लाइंड के लिए भी है कि जब तक वो ब्रेल लिपि में पढ़े नहीं, जब तक उसके उंगली के नीचे से वो शब्द नहीं आए, तब तक वो भाव नहीं बन सकते हैं। और ये ब्रेल लिपि जो है, अगर ब्रेल लिपि नहीं होती तो वास्तव में मैं कल्पना नहीं कर सकता कि, और पता नहीं कि आज हमारा क्या होता। जबकि आज इतनी टेक्नोलॉजी फैल रही है तो हम क्या कर पाते कुछ पता नहीं, लेकिन ब्रेल लिपि के माध्यम से जो हमारा विकास हुआ, उसके बाद ही हम जो भी तकनीक सीखते हैं। और अभी जैसे सम्राज्ञी ने बोला तो वो बहुत सही है कि
हम भले ही मतलब और किसी भी चीज़ से कंप्यूटर से सुन लें, कुछ भी वॉइस नोट सुन लें, लेकिन जब तक कि हम पढ़े नहीं तब तक वो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं हो, समझ में आता नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया सुरेंद्र तिवारी जी, बहुत अच्छा आपने संक्षिप्त इस पे प्रकाश डाला है। और मैं भी ये बता देना चाह रहा हूँ कि कुलदीप आज़ाद दोबारा से हाजिर हुआ हूँ हरियाणा से। ये बात सही है कि यदि हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, ब्रेल से पढ़ते हैं, निश्चित रूप से सभी की वर्तनी यानी ये कहा जाए कि स्पेलिंग्स बहुत अच्छी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग आजकल के जो टेक्नोलॉजी पे उस पे आ जाते हैं और उस पे आने के बाद सबसे बड़ा जो हमारा वीक पॉइंट ये रहता है कि बहुत सारे लोग ब्लाइंड्स जो हैं वो स्पेलिंग्स याद नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही कोई हमारा जो पेपर होता है उसमें हमारा जो स्क्राइबर होता है या राइटर होता है वो हमसे स्पेलिंग पूछता है, तो हम उसे स्पेलिंग्स बता नहीं पाते क्योंकि हमने ब्रेल में पढ़ा नहीं। तो ब्रेल से ही हमारी स्पेलिंग्स बहुत बढ़िया अच्छी हो सकती हैं। तो निश्चित रूप से कम से कम, ज़्यादा नहीं, 12वीं तक तो हमें निश्चित रूप से ही ब्रेल को पढ़ना चाहिए। और रही बात करते हैं कि एक चीज़ और है, कई बार दूसरा सजेशन संदीप जी मैं ये भी देना चाहूँगा कि हम सब लोग घरों में किसी न किसी देवता की, किसी न किसी हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं या हमारे महान नेता हुए हैं उनका पोस्टर लगाते हैं। तो आप भी किसी न किसी रूप में जानने का प्रयास करो और मैं भी कोशिश करूंगा। तो क्या हम सब अपने घरों में ना कि संस्थाओं में, घरों में हम अपना एक क्या लुई ब्रेल जी का पोस्टर है या चित्र है क्या रखते हैं क्या? यदि नहीं रखते तो रखना चाहिए। और मैं अपनी बात आ देता हूँ, मुझे आज इस कार्यक्रम से लगा कि मुझे रखना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से कल या परसों ही बनवा करके घर में लगाया जाएगा। तीसरी बात है, आज के टेक्नोलॉजी के मामले में सभी ब्लाइंड्स, लुई ब्रेल का आज बर्थडे है तो उसी का ही स्टेटस हम लगाएं ताकि ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए कि आज लुई ब्रेल डे है और वर्ल्ड लुई ब्रेल डे है। तो क्योंकि स्टेटस मैंने किया जी है। जी जी, हाँ, तो इस प्रकार क्या बात है तिवारी सर, बहुत धन्यवाद। जी जी कुलदीप जी, और एक और सवाल मैंने पूछा था आपसे, मोबाइल पर बैन लगा देना चाहिए क्या विशेष विद्यालयों में पूरी तरह से? हाँ, निश्चित कई जगह पर है, कई जगह पे नहीं है। जी, निश्चित रूप से 12वीं तक ये चीज रहेगी ना, तो कम से कम ब्रेल का बहुत ज्यादा उपयोग कर पाएंगे। और मोबाइल पे नहीं रोक लगाते हैं तो डेफिनेटली बच्चे, क्योंकि कहते हैं ना कि आसान चीज को लोग अपनाना बड़ा जल्दी पसंद करते हैं, तो वो इससे बाहर रहा जाएगा और डेफिनेटली इस पर प्रतिबंध लगाने जाने हैं। मैं डॉक्टर हेलन केलर जी की एक बात बता देना चाह रहा हूँ। जब उनसे पूछा गया था एक पत्रकार द्वारा कि आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सुनता नहीं है, आप बोल नहीं पाते हैं, तो आंखों में विजन नहीं है, तो कुछ बुरा सा नहीं लगता है? तो संदीप जी उन्होंने बड़ा उत्तर दिया था, अच्छा दिया था, जो मुझे पसंद आया। बोले जी, आंख में विजन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख में विजन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइफ में विजन ना हो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। इसलिए कुछ पंक्तियां थी कि ऐ खुदा नजर छीन ली तो क्या हुआ, दे दिया नजरिया, ऐ खुदा तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो यही बात है कि डेफिनेटली किया जाना चाहिए, ब्रेल का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने ब्रेल के प्रचार प्रसार को लेकर के काफी सटीक और काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अब अगले 10 मिनट मुझे लगता है ये पैनल डिस्कशन की तरह होना चाहिए। दीपक भाई, विनोद भाई, आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर और कुलदीप जी, मुझे लगता है आपस में हम लोग अब चर्चा कर सकते हैं, चूंकि अब शुभकामनाएं मिल चुकी हैं, जितने साथी आने थे वो आ चुके हैं। इसके लिए रिकॉर्डिंग क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एक बार वो ब्रेल लिपि का वो दिया था, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। ऐसे ही जब हम कहीं पे भी प्रोग्राम में जाते हैं तो इसी तरह के चित्र दिए जाने चाहिए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुष्कर कन्वेंट के कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं। जी 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 जी, निश्चित रूप से एक स्मृति चिन्ह था श्रोताओं, जिसमें ब्रेल लिपि का डिजाइन बना हुआ था एक तरह से। तो ड्राइंग रूम में जब वो रखा हुआ हो तो कोई भी अगर आए हमारे घर में, पहली दृष्टि शायद हो सकता है उसी पर पड़ी। और जहां तक रही घर में पोस्टर्स वगैरह लगाने की बात जो कुलदीप जी ने कही, मैंने हमारे गुरुजनों को देखा है पुराने जमाने में जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे,
तो जैसे किसी का मोबाइल नंबर या किसी का फोन नंबर नोट करना हो या कोई इंपॉर्टेंट बात नोट करनी हो, तो वो घर में जो कैलेंडर लगा हुआ होता था उस पर फटाफट नोट कर लिया करते थे, ताकि आते जाते उसको वो देख सके और उससे उनका समय बहुत बचता था। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, मैं ये जानना चाहूंगा सर कि मैं दीपक बोल रहा हूँ। तो जी, मैंने सुना था पहले लुई ब्रेल साहब की मूर्ति मिला करती थी NIBH में, अभी भी मिलती है क्या? ये जानकारी अगर किसी के पास हो तो कुलदीप जरूर सर, दीजिए। आदरणीय कुलदीप सर से जानना चाहूंगा अगर जानते हो तो। जी जी कुलदीप जी। नहीं, इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही सूचना प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से मैं प्रेषित करूँ। ऑनलाइन उनका चित्र तो अवेलेबल पाया जाता है। अब वो कितना सही है नहीं है ये नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनेट पर उनका चित्र जरूर अवेलेबल है। जी 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 जी। बाकी तो ये है कि आपने जैसे बोर्ड भी बनवा सकते हैं अपने नाम का, अपने हाउस नंबर का, तो ब्रेल में वो भी बन जाता है। तो कम से कम स्मृति के चिन्ह के रूप में वो भी रख सकते हैं अपने अपने घर में। जी। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आप सबसे, चाहे वो विनोद भाई हो या आदरणीय तिवारी सर हो, कुलदीप जी हो, दीपक भाई आप हो और भी साथी हो, कि जैसे हमारी ब्रेल लिपि उभरी हुई होती है, एम्बोस्ड होती है, उभरे हुए अक्षर होते हैं, तो अगर जो रोमन है या देवनागरी लिपि में भी अगर कुछ उभरा हुआ हमें मिल सके तो उसका इस्तेमाल भी तो हम अपने घरों में कर सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य ये है कि भाई दृष्टिबाधित व्यक्ति चीजों को किस माध्यम से और कितनी आसानी से समझ पाए। क्या ये भी संभव है? जी सर, बिल्कुल हाँ, सर, किया जा सकता है संदीप जी। जैसे मैं लेट ब्लाइंड हूँ और 10वीं में पढ़ा करता था, तब हुआ था मैं, तो जितने भी मान लो, ये कई बार क्या होता है पत्थरों पे कुछ लिखा रहता है देवनागरी में, या चित्र भी होते हैं, तो जैसे मतलब जनरली होते हैं, फ्लावर्स का होता है, तो एक बार बताया जाए कि ये कमल का फूल है या गुलाब का है, तो डेफिनेटली उस पर हाथ फेर के जब पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ किया जा सकता है ताकि काफी लोगों को भी इसमें मदद मिले और सीखने को भी मिले। मैं जैसे क्लासेस में मैप भी बोर्ड पे करवा देता हूँ, पॉइंटर का भी यूज करते हैं, और ऐसे ही जो उभरे हुए हैं चीजें उनको हम डेफिनेटली उसको, जैसे हमारे चित्र होते हैं उसको उभार करके अगर करेंगे तो हमें भी बड़ी आसानी रहेगी। देखिए, मेरा इस विषय में मानना यह है कि कोई भी किसी का विकल्प हो सकता है मगर उसका स्थान नहीं ले सकता है। तो जो ब्रेल लिपि का स्थान है वो ब्रेल में ही यथावत रखा जाए, तभी हम लोगों का अस्तित्व बना रहेगा। और सन्नी भाई, जैसा आपने कहा था 12वीं तक के मोबाइल बैन रखने का, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि सभी संगठनों को अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर एक आवाज में, प्रांतीय स्तर की सरकारें हो या केंद्रीय स्तर की सरकारें हो, उन सभी को एक ही निवेदन करना चाहिए कि एक ऐसा आदेश पारित किया जाए कि जितनी भी संस्थाएं हैं या जितने भी समावेशी शिक्षा के तहत स्कूल चल रहे हैं उसमें ब्रेल लिपि कंपलसरी की ही जाएगी और की जाना चाहिए। यदि ब्रेल लिपि कोई नहीं पढ़ा रहा है तो उसे शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाए, कम से कम दृष्टिबाधितों को, क्योंकि ब्रेल हमारी आत्मा है और उस आत्मा के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत सही कहा। और जहां तक विनोद भाई ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, निजी हित जो हैं, तो हम लोग, हमारे जब सार्वजनिक मुद्दे होते हैं तो उन पर हमारी एक राय थोड़ी सी बन पाने में काफी कठिनाइयां होती हैं। तो कम से कम अगर हम सभी इस बात से पीड़ित हैं, हम सभी इस बात से चिंतित हैं कि ब्रेल लिपि का स्थान अब वो नहीं रहा, तो ऐसे में फिर हमें उसके विकास के लिए या उसकी उन्नति के लिए भी एक राय कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बनानी पड़ेगी। और सनी भाई, भले सरकार एक्स्ट्रा टाइम दे, मैं तो कहूँ 12th तक की जो एग्जाम्स है वो भी ब्रेल में होना चाहिए, ताकि हर विद्यार्थी स्वतः ब्रेल को सीखने हेतु प्रेरित होगा। ये राइटर की जो समस्या है वह भी खत्म हो जाएगी और सभी स्वावलंबी बन सकेंगे। मैं बताना चाहूंगा, पहले एसएससी का भी एग्जाम ब्रेल में हुआ करता था, उसमें 4 ऑप्शन होते थे और जो ऑप्शन आपको सही लगे उसमें कलम से छेद करना होता था, ऐसा होता था। और एसएससी का भी एग्जाम हुआ करता था ब्रेल में। यूजीसी नेट का भी हुआ है दीपक भाई, जो मैंने स्वयं ले दिया है इस तरह। अच्छा। जी। लेकिन वही है कि समय के साथ हमारी राय सबकी एक नहीं हुई, हम सब एक मंच पर नहीं रह पाए, और उसका नतीजा ये है कि फिर ऐसी संस्थाओं ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। बंद कर दिया, संस्थाओं ने दिया, तो सरकार तो चाहती है, क्योंकि हम उनके वोट बैंक नहीं है, तो सरकार जितनी उपेक्षा कर सकती है
करने को आतुर रहती है। जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक हुआ करता था 2000 के पूर्व, तब मध्य प्रदेश की ब्रेल प्रेस थी बिलासपुर में। लेकिन बिलासपुर जब छत्तीसगढ़ में गया तो मध्य प्रदेश के लिए आधिकारिक रूप से सरकार ने कोई प्रेस गठित नहीं की है, और अब छोटी मोटी संस्थाएं या छोटे मोटे स्तर पर ही ब्रेल प्रकाशन मध्य प्रदेश में हो पा रहा है। और आज तमाम जगहों पर जी 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 दीपक भाई बोलिए। हमारे स्कूल में एक बार चर्चा चल रही थी कि हमें दिव्यांग करना चाहिए या डिफरेंटली एबल्ड करना चाहिए। अच्छा त्यागी सर जी 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 मैं ये एक सुझाव देना चाह रहा हूँ कि जैसे हम ये टॉक बैक ऑन करते हैं ना, तो टॉक बैक ऑन करके जो ये मोबाइल टेक्स्ट मैसेज पढ़ता है ना, तो इसका ऑर्बिट रीडर पर एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो ब्लूटूथ के द्वारा ब्रेक में हम पढ़ सके उसको। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई मेरी? ऑर्बिट रीडर पर ब्लूटूथ के द्वारा जो टेक्स्ट मैसेज है वो हम भले जब बोलने का ऑप्शन है उसमें, लेकिन वो पढ़ सके उसको हम। ये संभव है। सामराजनी जी ज्यादा विस्तार से इस पर जवाब देंगे। हम मोबाइल में ब्लूटूथ ओपन करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, तो इसमें मतलब मुझे ये नहीं पता है कि वो क्यों ऐसा है। शायद एक ऑर्बिट रीडर की तरफ से प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करने से ये इसमें एक्सटर्नल ब्लूटूथ ओपन होता है मोबाइल में, वो शायद इसीलिए होता है। उसको ऑन तो ब्लूटूथ में ही किया जाता है, जैसे हमारे सिस्टम में सेटिंग में ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, वो ब्लूटूथ ऑन करने के बाद हमारा ऑर्बिट का भी ब्लूटूथ ऑन होता है, और दोनों को कनेक्ट करके हम मोबाइल में से मैसेज पढ़ सकते हैं। ऑर्बिट से ही हम मोबाइल में टाइप कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अगर कोई वॉइस इनपुट में कंफर्टेबल नहीं है या किसी को टाइप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अक्षर ढूंढने में फम्बलिंग वगैरह में फम्बलिंग करनी पड़ती है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप, हालांकि अब तो मोबाइल में भी ब्रेल कीबोर्ड आ गया है, मोबाइल में हमारे पास ब्रेल डिस्प्ले नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, पर ऑर्बिट को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप मोबाइल के मैसेजेस पढ़ भी सकते हैं और मोबाइल में मैसेजेस टाइप भी कर सकते हैं। और अभी मैं आई हूँ तो एक छोटी सी बात ये भी बताना चाहती हूँ, एम्बोसिंग का जो सर ने कहा ना, मुझे ये लगता है कि इसके लिए हमें थोड़ा अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ये ABCD वगैरह शेप हमें से नए से सीखने पड़ेंगे, यही बात है। बाकी उससे हमें ये नॉलेज तो मिलेगी, हम नया सीखेंगे और हमें नॉलेज मिलेगी कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। बाकी ये ऑलरेडी सुविधा है त्यागी सर कि आप उसको कनेक्ट करके लिख भी सकते हैं, इससे हम और एक्यूरेटली और स्पीडली लिख सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मुझे तो ये भी पता चला है कि कई लोग अपने फोन से उसको कनेक्ट करके और जो क्लास में आजकल स्मार्ट बोर्ड जो हैं उस पर भी पढ़ा रहे हैं और ऑर्बिट रीडर के माध्यम से। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और ये एक अंतिम इसमें बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ अपनी ओर से कि आज हम देखते हैं हर जगह मोबाइल बंटवाने की एक तरह से होड़ लगी रहती है, चाहे वो सबसे पुरानी संस्था हो चाहे वो सबसे नई संस्था हो। तो मुझे लगता है कि मोबाइल फोन बंटवाने की बजाय ऑर्बिट रीडर या जो ब्रेल रिफ्लेक्शेबल डिस्प्लेस जितने भी हैं, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेस जो हैं, चाहे वो ब्रेल 1 हो चाहे वो ब्रेल मी हो या और भी जो भी हो सकते हैं, उन सबको सब्सिडाइज रेट पर या तो दिलवाने की कोशिश होनी चाहिए। अभी भी मुझे लगता है इसमें और काम किए जाने की आवश्यकता। और मोबाइल फोन भी अगर 10-15 हजार से कम तो आता नहीं है, और ये डिवाइसेस भी इस रेंज में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है स्कूल लेवल पे खास मैंने ये बताया ना सर, ये 47,000 का डिवाइस 15,000 में सब्सिडाइज रेट में मिल रहा है वो सब की तरफ से। तो अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो अभी चल रहा है इनका स्कीम। स्कूल लेवल पे जो मोबाइल फोन बंटवाए जाते हैं, आज चौथी क्लास के बच्चों को मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, हम देखते हैं हमारे यहाँ आसपास में। तो उसका कहाँ उपयोग है मुझे समझ नहीं आता। इससे बढ़िया तो ये है कि जागरूकता इस बारे में होनी चाहिए। और स्कूलों की तरफ व्यवहारिक रूप से अगर देखो, व्यवहारिक रूप से अगर देखा, खरीदे जाते हैं और संस्थान के बच्चे यूज करते हैं उसको। ऐसा कुछ स्कूलों में शुरू किया गया है और ये अच्छी बात है। जी कोई कुछ कह रहे हैं अजय भाई? हाँ बोलिए। ये मोबाइल की अगर महत्ता को अगर देखा जाए ना, तो ऑनलाइन लाइब्रेरी चलाने वाले लोग ज्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं वो। और मैं लगभग 2-3 सेमिनार भी अटेंड किया हूँ इन सब चीजों का। होता क्या है सर कि आज हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्यों? बात करने के लिए पहले कीपैड फोन यूज करते थे, इजी टू मूव हो गया है हमारे लिए फोन। उबर हुआ, रैपिडो हो गया, ओला हो गया। तो क्या ये नीड है हमारा प्राइमरी बच्चों के लिए? है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में है ये नीड। लेकिन होता क्या है ना सर कि ब्रेल मोबाइल बट जाने के बाद उन लोगों को ऑनलाइन लाइब्रेरी का मेंबरशिप दे दिया जाता है। वहां से पहला ब्रेल की अहमियता खत्म हो जाती है, उनकी लाइफ से महत्ता खत्म हो जाती है। और पॉइंट करने वाली बात यह है कि जो भी संस्था इसको प्रमोट करता है मोबाइल, तो ये अभी सर ने बोला कि मार्केटाइजेशन हो गया है। और
लग भीड़ करके अगर कहें तो कुछ कुछ संस्थाएं जानबूझ करके इन सब चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड है जो लेट ब्लाइंड होने के बाद भी क्यूरियोसिटी नहीं दिखा पाते हैं कि हमको ब्रेल सीखना है। क्यों सीखना है वो तो जानते ही नहीं है, लेकिन सीखना है ये भी क्यूरियोसिटी नहीं दिखा पाते हैं। तो ये सब गैप है सर, जो नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही राय है कि आने वाला समय में अगर ब्रेल को सीखना है तो आपने जो बोला कि 12 लेवल तक मोबाइल बंद कर दिया जाए, पूर्ण रूप से तो बंद नहीं किया जाए, और कुछ कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की चीजें हैं जो उनको भी सीखना जरूरी है, लेकिन स्कूली शिक्षा से उसको हटाना चाहिए। चलिए, तो श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम उम्मीद है आपको थोड़ा अनोखा जरूर लगा होगा, लेकिन पसंद भी आएगा और जानकारियों से भरा हुआ। चूंकि हो सकता है आप ब्रेल लिपि के बारे में, लुई ब्रेल महान के बारे में या दृष्टि दिव्यांग समाज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हो, लेकिन यही जागरूकता फैलाने का कार्य तो रेडियो मधुबन करता आ रहा है। तो रेडियो मधुबन सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को अब अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। धन्यवाद।